नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है जो शायद आपने भी कभी न कभी सोचा ही होगा कि जिस धरती पर कभी दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा खड़ा था, जहां से चाणक्य ने एक साम्राज्य की नींव रखी थी, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, जो कभी भारत की राजनीतिक और आर्थिक धड़कन हुआ करता था, वही बिहार आज देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य की सूची में सबसे ऊपर, यानी गरीबी में सबसे ऊपर कैसे खड़ा है। जरा सोचिए, गोवा में रहने वाले एक इंसान की सालाना कमाई बिहार में रहने वाले इंसान की कमाई से करीब 10 गुना ज़्यादा है। हर साल बिहार से करोड़ों लोग अपने घर परिवार छोड़कर दिल्ली, पंजाब, मुंबई, सूरत में मजदूरी करने जाते हैं, क्योंकि अपने ही राज्य में उनके लिए रोजगार नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बिहार के नेताओं की नाकामी है, या ये जनता की किस्मत है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सुनियोजित ऐतिहासिक साजिश है जिसे आज तक ठीक से समझाया ही नहीं गया। तो दोस्तों, 2 कौड़ी के ज्ञान पर आज हम इस सवाल को हर एंगल से खंगालेंगे। इतिहास, राजनीति, भूगोल और समाजशास्त्र, हर नजरिए से, तथ्यों के साथ, बिना किसी एक पक्ष का पल्लू पकड़े हुए। तो अंत तक बने रहिए। पहली पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि एक फ्रेट इक्वलाइजेशन नाम का नीति आया था, जिसने बिहार के आर्थिक कमर को तोड़ दिया। कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद 1952 से। उस वक्त बिहार देश के सबसे तेजी से औद्योगिकीकरण करने वाले राज्यों में गिना जाता था। 1951 से 1961 के बीच बिहार का औद्योगिक उत्पादन 75% की दर से बढ़ा था, जो राष्ट्रीय औसत 41% से बहुत ज़्यादा था। इस दौर में 1 लाख से ज़्यादा नई नौकरियां पैदा हुई। वजह थी बिहार के पास कोयला, लोहा, अब्रक जैसे खनिज संसाधनों का विशाल भंडार, क्योंकि बिहार, झारखंड तब उस समय सब एक हुआ करता था। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने एक नीति लागू की, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, यानी माल भाड़ा समानीकरण नीति। इसका मकसद था देश में कहीं भी उद्योग लगे, कच्चा माल जैसे कि लोहा हो गया, कोयला है, सीमेंट है, एक जैसी कीमत पर ही मिलेगी, चाहे फैक्ट्री खनिज स्रोत से कितनी भी दूर क्यों ना हो। मतलब आप बिहार में भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो अगर 50 रुपया का 1 kg आपको लोहा मिल रहा है, कच्चा लोहा, तो वही आपको लोहे का अयस्क, कच्चा लोहा आप तमिलनाडु में भी लगाएंगे तो भी उतना ही रुपए का पड़ेगा। इसी को फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बोला गया कि एक जैसी कीमत पर मिलेगी, चाहे फैक्ट्री खनिज स्रोत से कितना भी दूर क्यों ना हो। सुनने में ये नीति बहुत समानता वाली लगती है ना, लेकिन असल में इसका नतीजा बहुत उल्टा निकला। जब कच्चा माल हर जगह एक ही दाम पर मिलने लगा, तो उद्योगपतियों के पास बिहार में फैक्ट्री लगाने का कोई ज़रूरत नहीं बचा। वो सीधे मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु ऐसे तटीय और बेहतर बुनियादी ढांचे वाले राज्यों में फैक्ट्री लगाने लगे, जहां पर पहले से बंदरगाह भी थे, और नहीं भी थे तो बनाए जा सकते थे। वहां से विदेशों में निर्यात करना आसान था और बाजार भी करीब था। पूर्व वित्त मंत्री और राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने खुद एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति में कहा था कि इस नीति की वजह से खनिज संपदा और उपजाऊ जमीन होने के बावजूद बिहार और झारखंड वांछित प्रगति नहीं कर पाए। ये नीति 1993 तक चलती रही, 1993 तक, यानी करीब 4 दशक यानी 40 साल के लगभग ये नीति चलती रही, और बिहार जो है अपने ही संसाधनों का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। जब तक सरकार ने अपनी गलती मानी और इस नीति को खत्म किया, तब तक बिहार का औद्योगिक आधार पूरी तरह कमजोर हो चुका था। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी ने भी 1996 में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इस नीति से हुए नुकसान की भरपाई अब मुमकिन नहीं है।
तो दोस्तों ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि खुद केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालयी रिपोर्ट, इंटर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट में ये स्वीकार की गई हकीकत है। यानी बिहार के पिछड़ेपन की जड़ सिर्फ बिहार के अंदर नहीं, बल्कि दिल्ली की नीतियों में भी तलाशी जानी चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जब 2000 में बिहार का बंटवारा हो गया, बिहार का जो इंजन कहा जाता था झारखंड उससे अलग हो गया। दोस्तों अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन पहला झटका था, तो दूसरा झटका आया नवंबर 2000 में, जब बिहार को बांट करके झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया गया। इस बंटवारे से क्या हुआ, बिहार का लगभग पूरा खनिज संपदा वाला इलाका, कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट की खदानें और साथ ही ज़्यादातर बड़े औद्योगिक कारखाने झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार के पास केवल बच गया कृषि प्रधान, घनी आबादी वाला, बाढ़ग्रस्त मैदानी इलाका, लेकिन उद्योग के नाम पर खाली हाथ। यही वजह है कि 2000 के बाद से बिहार लगातार केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगता आया है, ताकि टैक्स में छूट मिले और ज़्यादा केंद्रीय सहायता मिल सके। रघुराम राजन कमेटी ने 2013 में जब सभी राज्यों को बहुआयामी पैमाने पर परखा, प्रति व्यक्ति खपत, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मामलों पर जब जांच किया गया, तो बिहार को सबसे कम विकसित राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार ने बार बार बिहार की ये मांग, विशेष दर्जा देने की मांग ठुकरा दी है। और क्या कहते हुए ठुकराते हैं कि यह बिहार जो है विशेष राज्य का जो मुख्य शर्त है, विशेष राज्य होने के लिए जो मुख्य शर्त है कि पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक इलाका होना चाहिए, वो पूरा नहीं करता है। अब बताइए, बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा, मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, कोई समुद्र से इसका अटैचमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसे नहीं मिलेगा क्योंकि ये विशेष राज्य के दर्जे को पूरा नहीं करता। अब यानी बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा तो मान लिया जाता है, लेकिन तकनीकी शर्तों के आधार पर मदद से वंचित रह ही जाता है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ नियम कायदों की बात है, या फिर बिहार की राजनीतिक ताकत केंद्र से अपना हक मनवाने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं रही है। अब भूगोल का भी अपना एक किरदार है। बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। करीब 1100 से ज़्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। इतनी घनी आबादी का सीधा मतलब है जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, बटी हुई खेती और रोजगार के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। इसके ऊपर से बिहार जो है गंगा, कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियों के बीच में बसा हुआ है। हर साल मानसून में लाखों लोग जो है कि बाढ़ की चपेट में आते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले भरत तिवारी का केस हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। आप लोग भी जानते हैं कि बाढ़ के वजह से जो कुछ ज़मीन उसकी चपेट में आ जाते थे, डूब जाते थे, वहाँ पे बांध बनाने, उसको ऊंचा करने के लिए और बहुत सारे मामले थे जिसको लेकर भरत तिवारी थोड़ा क्रांतिकारी कदम उठा रहे थे और उसी वजह से उनका एनकाउंटर किया गया था, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। तो हर साल जो है कि यहाँ पे लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं बिहार में। सिर्फ अगस्त 2025 में ही उत्तर और मध्य बिहार के 10 से ज़्यादा जिलों में करीब 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। हर साल बाढ़ जो है खेती को तबाह कर देती है, सड़कों पुलों को बहा के ले जाती है, राज्य को फिर से उसी जगह से शुरुआत करनी पड़ती है जहां से पिछले साल शुरू किया था। इसके अलावा बिहार के पास कोई समुद्री तट नहीं है। किसी भी बड़े बंदरगाह तक पहुंचने के लिए माल को सैकड़ों किलोमीटर दूर कोलकाता जैसे बंदरगाहों तक ले जाना पड़ता है, जिससे क्या है कि निर्यात आधारित उद्योगों के लिए बिहार में निवेश करना महंगा और अव्यवहारिक हो जाता है। कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है।
यानी दोस्तों भूगोल कोई बहाना नहीं है, बल्कि एक असली आर्थिक चुनौती है जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। अब अगली बात है शिक्षा और मानव पूंजी की कमी, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य का असली भविष्य जो है उसकी शिक्षा व्यवस्था तय करती है, और यहाँ बिहार का रिकॉर्ड जो है काफ़ी चिंताजनक है। 2011 की जनगणना में बिहार की साक्षरता दर सिर्फ 61.8% थी, 61%, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 74% के करीब है, 74% के करीब। हाल के आंकड़ों में सुधार जरूर हुआ है और मौजूदा अनुमान के मुताबिक साक्षरता दर करीब 74.3% तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये अब भी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। और महिला साक्षरता तो पुरुषों से भी करीब 16% नीचे है। उच्च शिक्षा की तस्वीर तो और भी धुंधली है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 16% के करीब है, जो देश में सबसे कम है। अभी अभी बिहार में कुछ दिनों पहले कई कॉलेजों को यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। एक शोध पत्र में साफ कहा गया है कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक दखलंदाजी, जवाबदेही की कमी और परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों ने शिक्षा नीति के सही क्रियान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया है। यानी सिर्फ स्कूल खोल देने से बात नहीं बनती, जब तक शिक्षकों की भर्ती, पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार और परीक्षा प्रणाली में भरोसा कायम नहीं होगा, तब तक साक्षरता का आंकड़ा भी नहीं सुधरेगा और रोजगार और आय पर भी असर दिखने वाला नहीं है। और यहीं से जन्म लेती है बिहार की सबसे बड़ी पहचान, पलायन, जिसको लेकर के हाल ही में हुए पटना में उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने काफ़ी जोर शोर से आवाज़ उठाया पलायन का, कि बिहार से ज़्यादातर लोग पलायन करने को मजबूर है, बाहर के राज्यों में, बाहर के देशों में जाकर के काम करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। अब पलायन के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये बिहार की मजबूरी है या समाधान है। देखिए दोस्तों, ये आंकड़ा आपको हैरान तो जरूर कर देगा। 2025 के चुनावी विश्लेषणों के मुताबिक करीब 75 लाख बिहारी अपने राज्य को छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में काम की तलाश में जा चुके हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रजिस्टर करने वाले ई श्रम पोर्टल पर अकेले बिहार से लगभग 2.85 करोड़ से ज़्यादा मजदूर पंजीकृत हुए। मान के चलिए 3 करोड़ मजदूर। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक, नीति आयोग जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, कुछ साल पहले तक बिहार की करीब आधी आबादी मतलब 50% लोग बहुआयामी गरीबी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब एक तरह से आप गरीब नहीं हैं, कई तरीकों से आप गरीब हैं, ऐसे हालात में जी रही थी। हालांकि हाल के आंकड़ों में इसमें सुधार दिखा है, फिर भी बिहार आज भी देश में सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला राज्य बना हुआ है। अब यहाँ एक दिलचस्प बहस है कि एक तरफ तो ये तर्क दिया जाता है कि पलायन बिहार की सबसे बड़ी नाकामी की निशानी है, कि राज्य अपने ही युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। दूसरी तरफ कुछ अर्थशास्त्री ये भी तर्क देते हैं कि यही पलायन जो है बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिंदा रखे हुए है, क्योंकि बाहर से आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा है। देखिए, दोनों तर्कों में सच्चाई है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए पलायन पर निर्भर मॉडल पर टिकी रह सकती है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी मरहम है जो असली जख्म यानी रोजगार की कमी को छुपा देता है। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि यहाँ की राजनीति और शासन के बारे में है। जंगल राज से लेकर आज तक, देखिए दोस्तों,
अब बात करते हैं उस पहलू की जिस पर सबसे ज़्यादा राजनीतिक बहस होती है, शासन। 1990 से 2005 के बीच के दौर को अक्सर आलोचक जंगल राज कहते हैं, जब अपहरण उद्योग की तरह चला करता था, कानून व्यवस्था जो है बुरी तरह चरमराया हुआ था और निवेशक जो है कि बिहार का नाम सुनते ही दूर भाग जाते थे। इस दौर में नौकरशाही और राजनीति में जातिगत समीकरणों की इतनी गहरी पकड़ बनी हुई थी कि योग्यता और प्रशासनिक दक्षता अक्सर पीछे छूट गए थे। 2005 में सत्ता परिवर्तन के बाद कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया गया, सड़कों का जाल तो बिछा, कुछ हद तक निवेश भी आया, लेकिन 20 साल बाद के आकलन में भी आलोचक यही कहते हैं कि बेरोजगारी, पलायन, कमजोर शिक्षा व्यवस्था और उद्योगों की कमी जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी बड़े पैमाने पर जस की तस बनी हुई है। यानी अल्पकालिक चुनावी फायदे वाली योजनाओं पर ज़्यादा जोर रहा, जबकि दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों की गति धीमी रही। दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क है कि सड़क नेटवर्क, बिजली की आपूर्ति और कानून व्यवस्था में 2005 के बाद वाकई ठोस सुधार हुआ है और हाल के आर्थिक सर्वे में बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी तेज दिखाई गई है। 2024-25 में बिहार की जीएसडीपी वृद्धि की जो दर है वो 14.9% रही है, मतलब 15% के लगभग, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है केवल 12% है। तो बिहार इसका मतलब अभी देश से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर विकास दर तेज है तो फिर आम आदमी की जिंदगी में रफ्तार धीमी क्यों है? आम आदमी की जिंदगी का भी सुधार का जो रफ्तार है वो थोड़ा तेज होना चाहिए देश के बाकी जगहों से। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, आज बिहार कहाँ खड़ा है। दोस्तों, अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। बिहार की प्रति व्यक्ति आय आज भी देश में सबसे कम है। मौजूदा कीमतों पर करीब 76,000 से लेकर के 1.3 लाख रुपए सालाना के आसपास, मतलब क्योंकि अलग अलग सर्वे रिपोर्ट में थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है, तो कोई 76,000 रुपया बता रहा है कि बिहार के एक व्यक्ति की आय है साल में 76,000 रुपये, कोई बोल रहा है कि नहीं 1,30,000 रुपये तक सालाना आया है, जो कि राष्ट्रीय औसत के 1/3 से भी कम है। मतलब अगर राष्ट्र का हर आदमी 100 रुपये कमा रहा है तो बिहार का एक आदमी 33 रुपये से भी कम कमा रहा है। डॉलर के हिसाब से देखें तो बिहार अकेला ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी $1,000 से भी कम है, मतलब $1,000 से भी कम है, जबकि गोवा जैसे राज्यों में ये आंकड़ा $8,000 के पार है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा सबसे बड़ा है, लगभग 55% के आसपास। लेकिन रोजगार के मामले में आज भी करीब आधी आबादी जो है कि कृषि पर ही निर्भर है, जो सबसे कम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहाँ जोत का आकार जो है काफ़ी छोटा है। मतलब खेत जो होते हैं, फील्ड्स जो होते हैं जहाँ उत्पादन किया जाता है, उपज किया जाता है, उनका आकार काफ़ी छोटा छोटा है। राज्य के भीतर भी भारी असमानता है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर जैसे जिले जो है कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है, जबकि शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी जैसे जो नॉर्थ साइड के, जो कि नेपाल के आसपास के जिले हैं, वो सबसे पीछे है। यानी दोस्तों, विकास तो हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये विकास इतना असमान है और इतना धीमा है कि दशकों के फासले को पाटने में अभी भी बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि असली दोषी कौन है। अब दोषी का बात आता है तो इसमें दो तरह से दोष देखा जाता है। एक तो केंद्र सरकार की नीतियों का दोष देखा जाएगा, दूसरा राज्य सरकार की नीतियों का दोष देखा जाएगा। तो केंद्र सरकार की नीतियों के दोष में सबसे पहला फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आता है, झारखंड बंटवारे में खनिज संपदा का चला जाना, वित्त आयोगों द्वारा
वित्त आयोगों द्वारा विशेष राज्य के दर्जे से हमेशा इनकार कर दिया जाना। ये सब ऐसा फैसला है जो बिहार से बाहर दिल्ली में लिया जाता है, लेकिन जिनका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ता है और दशकों तक भुगतना पड़ता है। राज्य सरकार की नाकामी के बारे में क्या क्या तर्क दिया जाता है कि दशकों तक यहाँ पे जातिगत राजनीति हुई है। अभी भी वही स्थिति है लगभग। अल्पकालिक लोक लुभावन योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। निजी निवेश को आकर्षित करने में नाकामी है। शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे में लगातार निवेश की कमी है। और ये ऐसे फैसले हैं जो बिहार के अपने नेताओं ने ही लिए हैं और इनके लिए केंद्र को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। अच्छा, भूगोल और जनसांख्यिकी जो है कि यहाँ का जनसंख्या का कैसा अनुपात है, इनको जो दोष देने वाले तर्क हैं, उसमें पहला पॉइंट आता है आपका यहाँ का घनी आबादी, बार बार आने वाली बाढ़, समुद्री तट का न होना। और ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें कोई भी सरकार रातों रात नहीं बदल सकती है। दोस्तों, ईमानदारी से कहे तो सच्चाई तीनों में है। ये कोई एक वजह वाली कहानी नहीं है। ये कई दशकों की नीतिगत गलतियों, ऐतिहासिक अन्याय और भौगोलिक चुनौतियों का जमा हुआ बोझ है। जो लोग सिर्फ नेताओं ने बिहार को बर्बाद किया ऐसा कह करके बात खत्म करते हैं, वो पूरी तस्वीर नहीं देख रहे हैं। और जो लोग सिर्फ केंद्र ने बिहार के साथ नाइंसाफ़ी की ऐसा कहकर राज्य सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं, वो भी आधा सच ही बोल रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार की कहानी असल में भारत के संघीय ढांचे, ऐतिहासिक नीतियों और स्थानीय शासन तीनों के आपसी रिश्ते की कहानी है। क्योंकि जब शुरुआत में राज्यों का बंटवारा किया जा रहा था, किस राज्य को कहाँ पे समुद्र तट मिला, कहाँ से किसको पैसेज दिया गया, बहुत सारी चीजें हैं और ये सब संघ में ही डिसाइड होती है। एक ऐसी धरती जो कभी ज्ञान और सभ्यता का केंद्र थी, आज सिर्फ आंकड़ों में सबसे पिछड़ा राज्य बनकर रह चुका है। यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक चिंता की बात होनी चाहिए। असली सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी ज्यादा है, असली सवाल ये है कि अब आगे क्या रास्ता निकाला जाए ताकि बिहार को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, शिक्षा में सुधार करना चाहिए और औद्योगिक नीति में दीर्घकालिक सोच लाना होगा। और यही वो तीन खंभे हैं जिन पर बिहार का भविष्य अभी टिका हुआ है। और हालांकि काफ़ी काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी सम्राट चौधरी की सरकार द्वारा औद्योगिक नीति पर भी काफ़ी काम हो रहा है, शिक्षा में सुधार भी हो रहा है और स्वास्थ्य में सुधार, बुनियादी ढांचे में भी काम किया जा रहा है। और इस पर और बारीकी से काम करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को भी इसमें मदद करने की ज़रूरत है। अब आपकी बारी है दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार के पिछड़ेपन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? केंद्र की नीतियाँ, राज्य सरकार का शासन या फिर भूगोल की मजबूरी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, जो शांति से बात सुनना चाहते हैं, सच्चाई से बात समझना चाहते हैं। दो कौड़ी के ज्ञान के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सच दिखाना हमारा काम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।